बेड का ये कोविड अस्पताल है जिसका आज लोकार्पण मुख्यमंत्री करते हुए ये बड़ी सौगात स्वास्थ्य के क्षेत्र में देने जा रही हैं। तो सीधा तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे थे, लाइव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर कोविड अस्पताल का लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं और वहां पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं मरीजों के लिए, जो सुविधाएं उनको दी जाएंगी, उनका जायजा लेते हुए, डॉक्टर से बातचीत करते हुए, जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम के पहुंचने से पहले तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई थी, सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए थे और कोविड के जो नियम हैं उनको देखते हुए, मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए तमाम इंतजाम पहले से ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज में किए गए और सीएम योगी वहां पर पहुंच गए हैं। इस वक्त बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और वहां पर सीधा डॉक्टर से संपर्क साध रहे हैं सीएम और बातचीत कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं अस्पताल के बारे में। तो कोविड केयर अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा जिसमें मरीजों को तमाम सुविधाएं मिल पाएंगी। एक बड़ी सौगात स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आपको सीधा तस्वीरें दिखा रहे हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आज लोकार्पण है। तो 300 बेड के कोविड अस्पताल का निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं इस वक्त और क्या कुछ कहेंगे सीएम इस मौके पर, यह भी इंडिया न्यूज आपको जरूर सुनाएगा। मुख्यमंत्री का जो संबोधन रहेगा, क्या कुछ कहते हैं सीएम, ये भी हम आपको जरूर बताएंगे क्योंकि मेडिकल क्षेत्र में ये बहुत बड़ी सौगात गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के जरिया जनता को सीएम देने जा रही हैं। तो इस वक्त बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हैं, वहां पर मौजूद हैं और निरीक्षण सीएम कर रहे हैं। जो सुविधाएं मरीजों को मिलेंगी इस अस्पताल के जरिए, किस तरह की सुविधाएं इसमें हैं, क्या आधुनिक सुविधाएं इसमें हैं जो मरीजों को मिलने वाली हैं, उन सभी का निरीक्षण करते हुए जानकारी डॉक्टर्स की टीम से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुछ ही देर में इसके लोकार्पण के साथ ही मुख्यमंत्री अपना संबोधन भी देंगे, वो भी हम आपको सुनाएंगे क्या कुछ मुख्यमंत्री कहते हैं इस मौके पर, क्योंकि ये बड़ी सौगात है। कोरोना को देखते हुए इस अस्पताल का निर्माण किया गया और इस अस्पताल में 300 बेड की सुविधा लोगों को मिल पाएगी जिसमें 100 बेड आईसीयू और 200 बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे। पाइप के जरिए लिक्विड ऑक्सीजन सीधा बेड तक पहुंच पाएगी। मरीजों के लिए बड़ी सौगात है, गोरखपुर वालों के लिए बड़ी सौगात है, गोरखपुर के लोगों के लिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये बड़ा कदम उत्तर प्रदेश की सरकार का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण आज करके जनता को समर्पित करेंगे। 300 बेड का ये कोविड हॉस्पिटल। तो तस्वीर सीधा लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री मंच पर बैठे हुए हैं, निरीक्षण सीएम ने किया, डॉक्टर से जानकारी ली, फीडबैक लिया किस तरह से इन सुविधाओं से लैस है अस्पताल और किस तरीके की सुविधाएं मरीजों को इस अस्पताल में मिलने वाली हैं। तो ये तमाम बातें जानते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर से और साथ ही अपना संबोधन भी देंगे। सीएम क्या कुछ कहेंगे ये भी काफी अहम होगा। 100 बेड आईसीयू और 200 बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे। कोविड केयर अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसके साथ ही मरीजों को तमाम सुविधाएं यहां पर मिल पाएंगी। तो आधुनिक तकनीक से लैस इस अस्पताल को बनाया गया है और साथ ही मरीजों को कोई तकलीफ ना हो इसको लेकर तमाम इंतजाम भी इस अस्पताल में किए गए हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का भाषण भी होना है। निरीक्षण सीएम कर चुके हैं और लोकार्पण करने के लिए पहुंचे यहाँ पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर 300 बेड का ये कोविड अस्पताल बनाया गया है। इस अस्पताल में पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने डॉक्टर से जानकारी ली, इस अस्पताल की सुविधाओं के बारे में, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में और साथ ही लोकार्पण करते हुए आज ये जनता को समर्पित हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं ये भी देखना काफी खास हुआ क्योंकि बड़ी सौगात स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री देने आज जा रही हैं जनता को समर्पित। ये 300 बेड का कोविड अस्पताल हो जाएगा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और सीधा लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 300 बेड का कोविड अस्पताल का निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया। जैसे ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे सीएम
जो अस्पताल बनाया गया है कोविड अस्पताल, उसका निरीक्षण किया, जानकारी डॉक्टर्स के साथ सीएम ने ली है। क्या कुछ सुविधाएं हैं, किस तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस ये अस्पताल है, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में डॉक्टर से जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने देते हुए नजर आए। इसके साथ ही आज लोकार्पण के साथ ही ये जनता को समर्पित 300 बेड का अस्पताल हो जाएगा। एक बड़ी सौगात स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के लोगों को, गोरखपुर के लोगों को देने जा रही हैं, तो बड़ी सौगात ये मानी जा रही है। तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और यहां पर 300 बेड के कोविड अस्पताल का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। 300 बेड के कोविड अस्पताल का लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज और साथ ही ये बड़ी सौगात स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। जनता को काफी सुविधाएं इस अस्पताल के जरिए होंगी, मरीजों को इधर से उधर नहीं भटकना पड़ेगा। कोरोना के दौर में ये बड़ी सौगात मानी जा रही है। कोविड अस्पताल, सीधा लाभ जनता को, गोरखपुर के लोगों को, प्रदेश के लोगों को इस अस्पताल के जरिए मिल पाएगा। हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता सुशील लाइव जुड़ गए इस खबर पर अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। सुशील, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये एक बड़ी सौगात होगी और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे और यहाँ पे जो लेवल 2 और 3 को लेकर के जो 300 बेड का जो है लोकार्पण करना था, वहाँ पहुंचे। और मेरे पीछे आप देखेंगे कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ ठीक उस जो है अंदर है, उस रूम के अंदर, और आप देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से सुरक्षा के पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं और पूरी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब लोकार्पण किया था उसके बाद से अंदर उस बेड का जो है पूरा जो है निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या कुछ कमियां यहाँ पे हैं या किस तरह की चीजें हैं। पूरी तरीके से तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं और निश्चित रूप से माना जा रहा है कि एक बड़ी सौगात है खासकर गोरखपुर वासियों के लिए, क्योंकि आज जो है इस कोरोना काल में जो बढ़ती संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है और मौतों के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में ये बेड कहीं ना कहीं उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा और निश्चित रूप से ये सौगात बहुत जरूरी थी गोरखपुर वासियों को और काफी दिनों से इसको लेकर प्रयास था। पिछली बार जब सीएम योगी आदित्यनाथ आए हुए थे तभी इसका लोकार्पण करना था, लेकिन चूंकि कुछ कमियों की वजह से वो रद्द कर दिया गया था। लेकिन इस बार उस कमियों को दूर करने के बाद आज उसका लोकार्पण हो रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पे पहुंचे हुए हैं लोकार्पण करने के लिए। और अब यहाँ पे अंदर आप देख, जो पीछे बेड आप देख रहे हैं, उस बेड के जो पूरे जो। ठीक है सुशील, आपको मैं रोकना चाहूंगा। सीएम इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं। 100 बेड्स के पीजी हॉस्टल, DSL 3 लैब और गेस्ट हाउस के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री रविकिशन जी, बांसगांव के माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनीश दुबे जी, गोरखपुर के मंडलायुक्त, गोरखपुर के जिलाधिकारी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य समेत बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सभी फैकल्टी मेंबर्स, नर्सिंग स्टाफ और इस पैरामेडिक्स से जुड़े हुए सभी यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स, एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूर्वांचल वासियों के लिए इस डेडिकेटेड 300 बेडेड कोविड हॉस्पिटल के को तैयार करने के लिए मैं चिकित्सा शिक्षा विभाग को, स्थानीय प्रशासन को और बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देते हुए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और पूर्वांचल की जनता को
इन 300 बेड के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल को समर्पित करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। प्रदेश का पहला PSL 3 लैब भी आज हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज से प्रारंभ कर रहे हैं। पीजी छात्रों के लिए 100 बेड का एक हॉस्टल का लोकार्पण के साथ ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज का गेस्ट हाउस, इन सब की क्या उपयोगिता होती है। हम लोगों ने कोविड-19 के इस कालखंड के दौरान इसका अनुभव किया होगा। कोविड-19 के दौरान हम सब जानते हैं कि तीव्र संक्रमण को देखते हुए जिस प्रकार की स्थितियां थी वह किसी से छुपी भी नहीं है। व्यक्ति संक्रमित है या नहीं है ये जानने के लिए उसको क्वारंटीन सेंटर में ले जाना, अगर वह कोरोना पॉजिटिव आ गया तो उसको आइसोलेशन वार्ड में ले जाना। आइसोलेशन वार्ड या कोविड हॉस्पिटल में जो भी वहां पर कार्य करने वाले चिकित्सक और पैरामेडिक्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, ये भी वहां पर कार्य करने के बाद सीधे अपने परिवार के पास नहीं जाएंगे, बल्कि इन्हें भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। इस दृष्टि से उतनी जगह की आवश्यकता, जहां हॉस्टल हैं हॉस्टल में, सेपरेट गेस्ट हाउसेज हैं सेपरेट गेस्ट हाउसेज में, जहां होटल हैं वहां होटल में उनकी व्यवस्था की गई। और आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चार चीजें एक साथ हम लोग समर्पित कर रहे हैं। इससे पहले यहां पर इस पूरे परिक्षेत्र में गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के अंदर लेवल 3 का एकमात्र हॉस्पिटल बीआरडी मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक था। उसमें केवल 200 बेड्स थे। 200 बेड्स में से हमारे पास केवल 20 आईसीयू बेड थे। आज हमारे पास बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 70 आईसीयू बेड्स हैं केवल कोविड के लिए। और आज एक साथ यहां पर हम 300 बेडेड जो कोविड हॉस्पिटल यहां पर उपलब्ध करा रहे हैं, इसमें 100 केवल आईसीयू बेड दिए जा रहे हैं, 200 आइसोलेशन बेड्स दिए जा रहे हैं। यानी इसकी क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया गया है। एक दूसरा, कोविड के उपचार में जो सबसे बड़ा मददगार होता है वह है HFNC, हाई फ्लो नेजुरल कैनुला। दुनिया के अंदर इसके बहुत अच्छे और चमत्कारिक परिणाम इसके आए हैं। हमने 50 यहां पर इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इस नए कोविड हॉस्पिटल में ये उपलब्ध करवाया है। और साथ साथ 50 वेंटिलेटर भी दोनों हैं, रेगर के भी हैं और बेल के भी हैं। बेल में यह सुविधा है कि उसको हम HFNC मोड में भी उसको संचालित कर सकते हैं। यानी अब गोरखपुर बस्ती कमिश्नरी के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में आईसीयू बेड्स और आइसोलेशन बेड्स उपलब्ध करा सकते हैं। एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, 100 बेड के हॉस्टल के साथ ही यहां पर गेस्ट हाउस के प्रारंभ होने से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में चिकित्सक पैरामेडिक्स के लिए भी पर्याप्त सुविधा इस कैंपस में उपलब्ध हो जाएगी। कोविड के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये किसी एक व्यक्ति और केवल किसी एक विभाग की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। और देश की लड़ाई में हर संस्था, हर व्यक्ति, हर परिवार, हर नागरिक को आगे बढ़कर के इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के क्रम में आज हम सब यहां पर आए हैं। प्रदेश की एक नई लैब BSL 3 लैब
आज हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उद्घाटन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इस समय 3 प्रकार के टेस्ट की सुविधा हमारे प्रदेश में है। एक आरटीपीसीआर की, दूसरी ट्रूनेट मशीन से, तीसरा एंटीजन टेस्ट से। जिस समय प्रदेश में कोविड का प्रचार आया था, कोविड का पहला केस देखने को मिला था, उस समय प्रदेश में टेस्टिंग क्षमता हमारे पास केवल एक भी जगह नहीं थी। 23 मार्च को हम लोगों ने पहली लैब केजीएमयू में प्रारंभ की और केजीएमयू की पहली लैब से केवल 72 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हमारे पास थी। और मुझे बात बताते हुए प्रसन्नता है कि कल प्रदेश में एक दिन में 1,55,000 से अधिक टेस्ट एक ही दिन में हुए हैं। ये प्रदेश के अंदर कोविड के खिलाफ प्रदेश की लड़ाई को किस मजबूती के साथ लड़ा जा रहा है, उसका परिणाम है। 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में मृत्यु दर और कोविड की पॉजिटिविटी रेट, इन दोनों को हम लोगों ने देश और दुनिया के तमाम बड़े देशों और प्रदेशों की तुलना में काफी न्यूनतम रखा है। यह है टीम वर्क। हर एक विभाग, हर एक व्यक्ति जब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा तो उसके परिणाम उसी रूप में सामने आएंगे और उसको उस रूप में करते हुए आज यहाँ पर हम लोग एक BSL-3 लैब का भी यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं। निश्चित ही यह कंफर्मेशन टेस्ट की, जिससे कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में जो हमें एक अच्छी रिपोर्ट यहाँ से मिल सकती है या बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मिल सकती है। और उस दृष्टि से आज सुविधा यहाँ पर पूर्वांचल वासियों को प्राप्त हो रही है। मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, एक कोविड हॉस्पिटल में कार्य करने वाले हमारे कोरोना वॉरियर्स और जितने भी हमारे चिकित्सक हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, इन सबका आह्वान करूंगा कि मानवता की सेवा करने का एक जो अवसर आप सबको प्राप्त हुआ है। लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। पिछले 6 महीने से हम एक ही अभियान के साथ जुड़े हैं, पूरी तत्परता के साथ जुड़े हैं, ये जानते हुए भी कि कोरोना का संक्रमण है। उस तीव्र संक्रमण को देखते हुए अपनी जान को जोखिम में डाल करके भी हमारे कोरोना वॉरियर्स पूरी तत्परता के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई को लड़ते हुए आज जिस एक नई मुकाम को आप छूने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं, मेरा आप सबसे आग्रह होगा, जब तक वैक्सीन या कोई दवा नहीं आती है तब तक हम सबको इस लड़ाई को आगे इसी रूप में लड़ते हुए कार्य करना होगा। यह मानना चाहिए कि ईश्वर ने सेवा का एक अवसर दिया है। जब मरीज के पास उसका परिवार का सदस्य नहीं जा सकता, उसका नजदीक का कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, तब आपको पीपीई किट पहन करके N95 मास्क लगा करके उसके पास जाना है, उसका हालचाल लेना है, उसको सांत्वना देनी है और साथ साथ उसको स्वस्थ करके वापस घर भेजना है। एक बहुत बड़ी गुरुत्व दायित्व आपके पास है। यानी केवल डॉक्टर और पैरामेडिक्स का ही नहीं, परिवार के एक सदस्य के रूप में भी आपको उस भूमिका का निर्वहन वहां पे करना है। और उस दृष्टि से जिस बड़ी भूमिका के साथ आपको ये कार्य करना है, इसी दृष्टि से मैं आपको आह्वान करने के लिए आया हूं। हमारा प्रयास होना चाहिए हर हाल में हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सीनियर फैकल्टी वार्ड में गेट टू गेट राउंड लें, जहां पे आवश्यकता पड़ती है कि कोविड और नॉन कोविड के लिए आपके पास सीमित संख्या में सीनियर फैकल्टी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए हम लोगों ने लखनऊ से SCPGI और KGMU की सीनियर फैकल्टी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेकर के प्रतिदिन प्रत्येक कोविड हॉस्पिटल को उसके साथ जोड़ने का कार्य किया है। और मैं चाहूंगा कि हम लोग इस कार्य को वहां पर करें, पूरी मजबूती के साथ करें। डॉक्टर्स का राउंड बेड टू बेड हो, एक एक मरीज से हालचाल लिया जाए। पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन ये भी अगर वार्ड में है तो वार्ड में उपस्थिति और एक एक व्यक्ति को देखना डेथ रेट को कंट्रोल करेगा। व्यक्ति के मन में एक नया विश्वास शासकीय व्यवस्था के प्रति फिर से जागृत होगा और साथ साथ मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी आपको जो एक अवसर प्राप्त हुआ है, ईश्वरीय कृपा जो प्राप्त हुई है,
इस कृपा के माध्यम से हम लोग स्वयं के जीवन को भी यशस्वी बना पाएंगे। ये कार्य हमें पूरी तत्परता के साथ करना। प्रशासन का काम, मेडिकल कॉलेज में कोई पेशेंट आ गया, यहां साफ सफाई की व्यवस्था, पेशेंट को समय पे भोजन मिल जाए, साफ सफाई की व्यवस्था ठीक रहे, उसको किसी प्रकार की सुविधा न हो। लेकिन साथ साथ एक बड़ी संख्या होम आइसोलेशन में भी है। होम आइसोलेशन में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों से दिन में 2 बार कम से कम संपर्क होना, उनका टेम्परेचर और उनका ऑक्सीजन लेवल नाप करके अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसे तत्काल हॉस्पिटल पहुंचवाने की व्यवस्था करना, डोर टू डोर सर्वे को आगे बढ़ाते हुए हमारा प्रयास, प्रशासन का प्रयास होना चाहिए कि डोर टू डोर सर्वे करते हुए हमारा प्रयास होना चाहिए कि कोई भी सस्पेक्टेड केस मिले उसका कोविड जांच करा लेना, और कोविड जांच कराने के बाद अगर वह पॉजिटिव आता है तो उसके कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को पूरी मजबूती के साथ करते हुए हम लोग कोरोना की चेन को हर एक स्टेज पर रोकने का कार्य करेंगे। तो कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई विजयी होगी, कोरोना परास्त होगा, भारत विजयी होगा, और इस भाव के साथ हम सबको कार्य करना होगा। एक बड़ी लंबी लड़ाई है, पूरी मजबूती के साथ लड़ी जाने वाली लड़ाई है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमें कॉमन मैन का ध्यान रखना होगा, एक सामान्य नागरिक का ध्यान रखना होगा। उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सारे प्रयास करने होंगे, और उस प्रयास के क्रम में हम सब इस बारे में तैयारी करें कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्तर पर कोई परेशानी न हो। अब अनलॉक चतुर्थ चरण में हम लोग आ चुके हैं। मैं प्रशासन से कहूंगा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके बाकी अन्य क्षेत्रों में हमें सभी गतिविधियों को प्रारंभ करवाना चाहिए। कोविड हॉस्पिटल के साथ साथ नॉन कोविड हॉस्पिटल में भी सावधानी बरतते हुए उनको भी हमें पूरी छूट देनी चाहिए। यद्यपि यह लॉकडाउन के द्वितीय चरण से ही प्रारंभ हो चुका था। TruNet मशीन बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने अपने यहां रखी हुई है। एंटीजन किट उपलब्ध करा करके उन्हें भी एंटीजन टेस्ट की सुविधा, उसका दुरुपयोग न हो, लेकिन उसकी सुविधा का लाभ लोग दे सकें, प्रत्येक पेशेंट को इसका लाभ दे सकें, यह भी हम करें। होटल और रेस्टोरेंट के बारे में हमें यह सुविधा देनी चाहिए। अब होटल और रेस्टोरेंट को बहुत दिनों तक आप बंद नहीं रख सकते। सावधानी के लिए जो भी आवश्यक मेजर है, इसके लिए आप उनके साथ बैठक करके इस तैयारी करें। मार्केट को भी अब 2 दिन नहीं 1 दिन बंद रखने की व्यवस्था, इसको भी आप स्थानीय स्तर पर तय कर सकते हैं कि केवल रविवार को रखना है, या पहले जैसे कोई बृहस्पतिवार को रखता था बंद, कोई मंगलवार को रखता था बंद, कोई रविवार को बंद रखता था, किस रूप में करना है इसको तय करना। ये सारी चीजें आपको तय करनी होगी। स्थानीय स्तर पर तय करते हुए आर्थिक गतिविधियों को भी तेजी से कार्य करना, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजी रोजगार भी मिल सके, और साथ साथ हर व्यक्ति बचाव के बारे में भी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने के बारे में भी जागरूक हो सके, लेकिन साथ साथ अपनी आजीविका के प्रति भी वह आश्वस्त हो सके कि अब उसे कार्य मिल पाएगा। इसके बारे में हमें पूरी मजबूती के साथ स्थानीय स्तर पर अपनी रणनीति बनानी होगी। थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता कोरोना से हर व्यक्ति को बचा सकता है। बीमारी का उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है, और यह बचाव का कार्य प्रशासन के स्तर पर होना है। बीमार हो जाएगा तो उसके बाद प्रशासन और फिर मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल्स की बारी आती है, लेकिन प्रारंभिक रूप में हम सबको इसके बारे में जागरूक करना पड़ेगा। प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ हम इस लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय पर निर्णय लेकर के भारत को एक सुरक्षित स्थिति में पहुंचाया, जिसके कारण अगर आप देखेंगे दुनिया के अंदर तमाम बड़े देशों की तुलना में भारत के अंदर पॉजिटिविटी रेट और डेथ रेट दोनों काफी कम है। लेकिन इसको और भी कम करने की दिशा में हम सबको प्रयास प्रारंभ करने चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि हम भी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हर एक स्तर पर माननीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में, समाज के विभिन्न तबकों, स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों, इन सबको साथ में लेकर के
व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम का हिस्सा बने, भीड़ न होने दें। 2 गज की दूरी का और मास्क जरूरी है, इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग आर्थिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर गोरखपुर समेत पूर्वांचल वासियों को जो ये 3-4 सौगात मिली है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का 300 बेडेड कोविड हॉस्पिटल में, जिसमें 100 बेड केवल आईसीयू के हैं, 200 आइसोलेशन बेड हैं। आईसीयू बेड बढ़ाने की क्षमता यहां पर है, इसको शीघ्र आगे बढ़ाने की कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से डीएसएल 3 लैब भी यहां पर आज प्रारंभ हो रही है। गेस्ट हाउस और हॉस्टल ये भी एक साथ यहां प्रारंभ हो रहे हैं। मैं इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, मेडिकल कॉलेज प्रशासन को और गोरखपुर पूर्वांचल वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि हम सब इसका लाभ यहां के लोग लेकर के कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन दिया और साथ ही कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज को लेकर जितनी सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं उस पर सरकार का फोकस है। 300 कोविड बेड का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, लोकार्पण हुआ और लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से भरोसा दिया है कि लगातार सरकार प्रतिबद्ध है स्वास्थ्य महकमे को मजबूत करने में। बीआरडी मेडिकल कॉलेज को लेकर लगातार सरकार ने जिस तरीके से सुविधाएं बढ़ाई है, आगे भी ये जारी रहेगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे मुख्यमंत्री, उस वक्त की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और 300 बेड के कोविड हॉस्पिटल का लोकार्पण किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं उसे देखते हुए ये एक बड़ा कदम है। 100 बेड आईसीयू और 200 बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे, यानी कि जो क्रिटिकल पेशेंट होंगे, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होगी, वहां पर उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। और चलिए अब आपको सीधे बैठक पे लेकर चलते हैं, जहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्ता कर रहे हैं राष्ट्रपति से। आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में ये आयोजन बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा जगत का सैकड़ों वर्षों का अनुभव एक साथ यहां एकत्रित है। मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, देश की एस्पिरेशंस को पूरा करने का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय सभी जुड़े होते हैं। लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव कम से कम होना चाहिए। शिक्षा नीति से जितना शिक्षक जुड़े होंगे, अभिभावक जुड़े होंगे, छात्र छात्राएं जुड़े होंगे, उतना ही उसकी प्रासंगिकता और व्यापकता दोनों ही बढ़ती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 4-5 साल उसके पूर्व यह काम शुरू हुआ था।
देश के लाखों लाख लोगों ने, शहर में रहने वाले लोगों ने, गांव में रहने वाले लोगों ने, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों ने इसके लिए अपना फीडबैक दिया था, अपने सुझाव दिए थे। शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, उसके अलग अलग पॉइंट्स पर भी 2 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए थे। यानी अभिभावक, छात्र छात्राएं, शिक्षाविद, शिक्षक, शिक्षा प्रबंधक, प्रोफेशनल्स, सभी ने इसके निर्माण में अपना योगदान दिया है। इतना गहरा, इतना व्यापक, इतना विविधताओं से भरा हुआ मंथन के बाद अब ये जो अमृत निकला है, इसलिए ही अब हर ओर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वागत हो रहा है। गांव में कोई शिक्षक हो या फिर बड़े बड़े शिक्षाविद, सबको राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी शिक्षा नीति लग रही है। सभी के मन में एक भावना है कि पहले की शिक्षा नीति में यही सुधार तो मैं होते हुए देखना चाहता था। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्वीकारता की एक्सेप्टेंस का मूल कारण यही है। शिक्षा नीति क्या हो, कैसी हो, उसका स्वरूप क्या हो, ये तय करने के बाद अब देश एक स्टेप और आगे बढ़ा है। अब पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर व्यापक विचार विमर्श हो रहा है, संवाद हो रहा है। ये व्यापक विचार विमर्श इसलिए जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ पढ़ाई लिखाई के तौर तरीकों में ही बदलाव लाने के लिए नहीं है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नई दिशा देने वाली है। ये पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और सामर्थ्य को आकार देने वाली है। जाहिर है, इस बड़े संकल्प के लिए हमारी तैयारियां, हमारी जागरूकता भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। आप में से अधिकांश महानुभाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बारीकियों का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इतने बड़े रिफॉर्म्स की बारीकियां, उसके लक्ष्य पर निरंतर बात करना अभी उतना ही आवश्यक है। सारे संदेहों और सवालों को सुलझाते हुए ही देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक लागू कर पाएगा। मान्यवर, आज दुनिया भविष्य में तेजी से बदलते जॉब्स, नेचर ऑफ वर्क को लेकर व्यापक रूप से चर्चा कर रही है। ये पॉलिसी देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक नॉलेज और स्किल्स दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी। नई शिक्षा नीति स्टडी के बजाय लर्निंग पर फोकस करती है और करिकुलम से और आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है।
इस पॉलिसी में प्रोसेस से ज्यादा पैशन, प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस पर बल दिया गया है। इसमें फाउंडेशनल लर्निंग और लैंग्वेजेज पर भी फोकस है। इसमें लर्निंग आउटकम्स और टीचर ट्रेनिंग पर भी फोकस है। इसमें एक्सेस और असेसमेंट को लेकर भी व्यापक रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसमें हर स्टूडेंट को एम्पावर करने का रास्ता दिखाया गया है। एक तरह से देखें तो ये वन साइज फिट्स ऑल की अप्रोच से हमारी शिक्षा व्यवस्था को बाहर निकालने का एक मजबूत प्रयास है। और आप सभी जो दिग्गज भी ये महसूस करते हैं कि ये प्रयास असामान्य है, सामान्य नहीं है। बीते दशकों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो भी कमियां हमें दिखती थी, जो भी समस्याएं हमको लगती थी, उनको दूर करने के लिए विस्तार से इस पॉलिसी में चर्चा की गई है। अब जैसे लंबे समय से ये बातें उठती रही हैं कि हमारे बच्चे बैग और बोर्ड एग्जाम के बोझ तले, परिवार और समाज के दबाव तले दिनों दिन दबे जा रहे हैं। इस पॉलिसी में इस समस्या को प्रभावी तरीके से एड्रेस किया गया है। हमारे यहां तो कहा भी जाता है कि सा विद्याया विमुक्तये, यानी नॉलेज वही है जो हमारे माइंड को लिबरेट करें। जब फाउंडेशनल स्टेज पर ही बच्चों को उनके कल्चर, भाषा, परंपरा से जोड़ा जाएगा तो शिक्षा अपने आप ही प्रभावी होगी, सहज होगी और बाल मन उससे खुद को जुड़ा हुआ पाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमारे सही मायने में बिना दबाव के, बिना अभाव के और बिना प्रभाव के सीखने के लोकतांत्रिक मूल्यों को हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया है। जैसे स्ट्रीम्स को लेकर जो बच्चों पर दबाव रहता था, वो अब हटा दिया गया है। अब हमारे युवा अपने इंटरेस्ट, अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से पढ़ाई कर सकेंगे। वरना पहले होता यह था कि दबाव के कारण विद्यार्थी अपनी क्षमता के बाहर की कोई और ही स्ट्रीम चुन लेते थे और जब तक उनको रियलाइज होता था तब तक बहुत देर हो जाती थी। परिणाम यह होता था कि या तो विद्यार्थी थक हार कर ड्रॉप कर लेता था या फिर जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेता था, समय बिताता था। इससे किस प्रकार की समस्याएं हमारे देश में पैदा होती रही हैं, ये कितनी समस्याओं की जड़ है, मैं समझता हूं मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, भली बात जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसी समस्याओं का समाधान तो है ही। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से भी छात्रों को बहुत लाभ होगा। मान्यवर, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए युवाओं का
स्किलफुल होना बहुत ही जरूरी है। छोटी उम्र से ही वोकेशनल एक्सपोजर मिलने से हमारा यूथ भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार होगा। प्रैक्टिकल लर्निंग से हमारे युवा साथियों की एम्प्लॉयबिलिटी देश में तो बढ़ेगी ही, ग्लोबल जॉब मार्केट में भी हमारी हिस्सेदारी ज्यादा होगी। हमारे यहां कहा गया है, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, यानी अच्छे विचार जिस दिशा से भी आए उनको ग्रहण करना चाहिए। भारत तो प्राचीन काल से नॉलेज का एक ग्लोबल सेंटर रहा है। 21वीं सदी में भी भारत को हम एक नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए प्रयासरत है। नई शिक्षा नीति इस संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में बड़ा कदम है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ब्रेन ड्रेन को टैकल करने के लिए और सामान्य से सामान्य परिवारों के युवाओं के लिए भी बेस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के कैंपस भारत में स्थापित करने का रास्ता खोला है। जब देश में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टॉप कैंपस आएंगे तो पढ़ाई के लिए बाहर जाने की प्रवृत्ति भी कम होगी और हमारे अपने यूनिवर्सिटीज, कॉलेज भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। इसका एक और पहलू ऑनलाइन एजुकेशन भी है, जिससे पढ़ाई लिखाई के लिए लोकल हो या इंटरनेशनल हर प्रकार की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। मानिए, जब किसी भी सिस्टम में इतने व्यापक बदलाव होते हैं, जब एक नई व्यवस्था बनाने की तरफ हम बढ़ते हैं, तो कुछ शंकाएं, आशंकाएं स्वाभाविक ही है। माता पिता को लगता होगा कि अगर इतनी आजादी बच्चों को मिलेगी, अगर स्ट्रीम खत्म हो जाएगी, तो आगे कॉलेज में उनको दाखिला कैसे मिलेगा, उनके बच्चों को कैरियर का क्या होगा। प्रोफेसर्स, टीचर्स के मन में सवाल होंगे कि वो खुद को इस बदलाव के लिए तैयार कैसे कर पाएंगे। इस प्रकार का पाठ्यक्रम कैसे मैनेज हो पाएगा। आप सभी के पास भी अनेक सवाल होंगे जिन पर आप चर्चा भी कर रहे हैं। ये सवाल इंप्लीमेंटेशन से जुड़े ज्यादा है। जैसे इसमें करिकुलम डिजाइन कैसे हो पाएगा, स्थानीय भाषाओं में सिलेबस और कंटेंट कैसे तैयार हो पाएगा, लाइब्रेरीज को लेकर डिजिटल और ऑनलाइन कंटेंट और पढ़ाई को लेकर जो बातें इसमें रखी गई हैं, उन पर कैसे काम होगा। कहीं साधन संसाधन के अभाव में हम अपने लक्ष्यों से चूक तो नहीं जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी अनेक प्रकार के सवाल आप सभी के मन में स्वाभाविक रूप से होंगे। ये सभी सवाल महत्वपूर्ण भी हैं। हर सवाल के समाधान के लिए हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी लगातार संवाद जारी है। राज्यों में भी हर स्टेक होल्डर की पूरी बात, हर राय को, फीडबैक को खुले मन से सुना जा रहा है। आखिर हम सभी को मिलकर ही तो तमाम शंकाओं और आशंकाओं का समाधान करना है।
जिस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी का विजन लेकर के ये पॉलिसी आई है, उसी प्रकार मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी हम सभी को भी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी दिखानी होगी। ये शिक्षा नीति सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति किसी सरकार की नहीं, देश की विदेश नीति होती है, रक्षा नीति किसी सरकार की नहीं, देश की रक्षा नीति होती है, वैसे ही शिक्षा नीति भी कौन सरकार है, किसकी सरकार है, कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, उसके आधार पर नहीं चलती है। शिक्षा नीति देश की ही नीति होती है और इसीलिए 30 साल के बाद, बीच में कई सरकारें आई, 30 साल के बाद आ रहा है, क्योंकि ये सरकारों के बंधनों में बंधी हुई नहीं है, ये देश के एस्पिरेशन से जुड़ी हुई है। माननीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तेजी से बदलते हुए समय को देखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार गांव-गांव तक हो रहा है, देश के गरीब से गरीब को, हर वंचित पिछड़े आदिवासी तक आधुनिक टेक्नोलॉजी पहुंचती जा रही है, वैसे वैसे इंफॉर्मेशन और नॉलेज तक का एक्सेस भी बढ़ रहा है। आज मैं देखता हूं कि वीडियो ब्लॉग के माध्यम से, वीडियो स्ट्रीमिंग साइट्स पर अनेक युवा साथी ऐसे ऐसे चैनल चला रहे हैं, हर विषय की ऐसी बेहतरीन कोचिंग उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके बारे में पहले गरीब घर का बालक या बालिका सोच भी नहीं सकते थे। टेक्नोलॉजी तक होने वाली इस पहुंच से क्षेत्रीय और सामाजिक असंतुलन की एक बहुत बड़ी समस्या तेजी से कम होती जा रही है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को ज्यादा प्रमोट करें। मान्यवर, कोई भी सिस्टम उतना ही इफेक्टिव और इंक्लूसिव हो सकता है जितना बेहतर उसका गवर्नेंस मॉडल होता है। यही सोच एजुकेशन से जुड़ी गवर्नेंस को लेकर भी ये पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है। कोशिश ये की जा रही है कि हायर एजुकेशन के हर पहलू, चाहे एकेडमिक हो, टेक्निकल हो, वोकेशनल हो, हर प्रकार की शिक्षा को साइलोज से बाहर निकाला जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर्स को कम से कम रखा जाए, उनमें अधिक समन्वय हो। ये प्रयास भी पॉलिसी के माध्यम से किया गया है। हायर एजुकेशन के रेगुलेशन को भी इस पॉलिसी के जरिए और सिंप्लीफाई और स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। ग्रेडेड ऑटोनॉमी के कंसेप्ट के पीछे भी कोशिश यही है कि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के बीच हेल्दी कंपटीशन को एनकरेज किया जाए और जो संस्थान बेहतर परफॉर्म करते हैं उनको रिवॉर्ड किया जाए। अब हम सभी का ये सामूहिक दायित्व है। तो प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर वो बात कर रहे थे। आपको वापस लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।